क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें मालूम करना है मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसके लिए हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे जो कि हमें मेंशन है पहले कि सिल्वर सल्फाइड प्लस 2HCl इज इक्वल्स टू 2AgCl प्लस H2S। और जैसा कि हम इसकी इक्वेशन से देख सकते हैं कि इसका हमें मोलर मास यहाँ पे निकाल सकते हैं Ag2S का, जिसको कि हमने आपको यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा कि Ag2 108 सिल्वर का एटॉमिक मास हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस सल्फर का 32, टोटल 248 हो गया। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास हमने सिल्वर क्लोराइड का भी ले लिया है जो कि 108 हो गया, क्लोरीन 35.5 विच इज़ इक्वल्स टू 143.5। इसी चीज़ को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहली वाली जो हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं ये किस चीज़ से बनाते हैं, जो हमें बैलेंस इक्वेशन मिलती है। बैलेंस इक्वेशन का मॉलिक्यूलर मास क्या, अच्छा हमने यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका भी हमें मास दिया हुआ है और पूछा भी मास क्या है। हमसे पूछा गया है कि आप ये बताएं कि सिल्वर क्लोराइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा अगर आपके पास 24.8 ग्राम्स सिल्वर सल्फाइड मौजूद है। तो हमने इसी वजह से इसका भी मास लिया, मोलर मास 248, और सिल्वर क्लोराइड का भी हमने ले लिया है जो यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के हिसाब से इसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, और अब हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि 24.8 ग्राम्स हमें प्रोवाइडेड है। अब इससे हमें हमारा कितना बनेगा, तो यकीनन जो मैंने आपको यूनिटी मेथड बताया है उसके मुताबिक हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यकीनन जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल से सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.7, जो कि बेसिकली किस चीज़ का मास होगा, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, राइट। इसके बाद सेकेंड स्टेज है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP। इस सूरत के लिए दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोबारा से इक्वेशन रीराइट करेंगे। अब हमें किन दोनों के दरमियान चीज़ स्टडी करनी है, सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इस वजह से मैंने इसे मार्क भी कर लिया है कि इस बात का ख्याल रहे कि अब इन दोनों की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की हैं, इन दोनों की हमारे अब किसी काम की नहीं है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है, हमने पहले मालूम कर चुके हैं 248 ग्राम्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा ही गया है कि H2S का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा अगर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा करते, बल्कि जो इसके मोल्स होते हैं, यहाँ पे H2S के साथ 1 है, यानी इस प्लस और इसके दरमियान अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 जो है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल मौजूद हो तो उसका जो मास होता है वो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने इसका डायरेक्ट वॉल्यूम लिख लिया है, इसका मास और इसका वॉल्यूम, क्योंकि हमें गिवन मास है, पूछा वॉल्यूम क्या है। ओके, अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो 24.8 ग्राम्स मास दिया गया है और इसके लिए पूछा गया है कि इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो बिल्कुल वही यूनिटी मेथड वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके साथ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सही। और यकीनन आपके पास 2.24 डेसीमीटर क्यूब का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दिया गया है कि 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसमें हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, जबकि हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एल्युमिनियम के 67.5 ग्राम्स एल्युमिनियम हमें प्रोवाइडेड है और साथ में 140 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ऐसी सूरत में हमें ये डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि हम बाय मास तो इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहला हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हम इन दोनों रिएक्टेंट्स के मासेस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा कि हम सोल्यूशन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का तरीका क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोवाइडेड है 67.5 और मास ऑफ एटॉमिक मास होता है इसका हमारे पास 27, सही। आफ्टर सोल्यूशन वी गेट 2.5 मोल्स। दिस मीन्स कि हमारे पास ये तो हमने लिखा है इसका मास,
और इसके बाद मैं यहाँ इसके नीचे इस मेंशन कर देता हूँ कि इतना मास जो है वो बेसिकली 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम के बराबर है। इसी तरह से जो हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है इनको निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन का मास हमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है। तो हम ये बात जानते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन हमें जो प्रोवाइडेड है वो है 140 और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14, क्योंकि 2 हैं नाइट्रोजन तो 14 14 28, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 28। इसको वर्कआउट किया तो हमारे पास आंसर आया 5 मोल्स, राइट। अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो दोनों रिएक्टेंट्स जिन दोनों के बारे में हमें मालूम करना है, दिस एंड दिस, इन दोनों को यहाँ रीराइट करेंगे। एक तरफ एल्यूमिनियम, एक तरफ नाइट्रोजन। अब एल्यूमिनियम के मोल्स जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें कह रही है उसके मुताबिक ये बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम के होंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन के होंगे। तो इसी चीज़ को हम पहले अपना पहला स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 मोल्स तो नाइट्रोजन का 1 मोल। अब गिवन कंडीशंस हमें क्या कह रही हैं, किसी भी एक को आप स्टैंडर्ड बना लें, दूसरे को हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पहले एल्युमिनियम को स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसके लिए नाइट्रोजन को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कितना रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्युमिनियम हमारे पास 2.5 मोल्स है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि 67.5 ग्राम एल्युमिनियम का मतलब है 2.5 मोल्स। तो इसका मतलब है 2.5 मोल्स अगर मौजूद होंगे तो आपके पास नाइट्रोजन कितना होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर यूनिटी मेथड जो आपको बताया गया है उसी तरह कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो डेफिनेटली इसमें होगा क्या कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, सही। तो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 मोल्स। ये बेसिकली मोल्स किसके आए हैं आपके पास, ये मोल्स आपके पास आए हैं नाइट्रोजन गैस के, इसके, सही है। लेकिन ये कौन से वाले हैं, ये थ्योरेटिकल हैं, कैलकुलेटेड हैं, यानी हमें ये इक्वेशन बता रही है कि अगर एल्युमिनियम के 2 मोल्स होंगे जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास नाइट्रोजन के 1 मोल्स होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ डिसाइड किया कि अगर 2 मोल्स एल्युमिनियम के हैं तो 1 मोल नाइट्रोजन का, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ने डिफाइन किया है। इसके बाद ये हमारी कंडीशन है कि हमें जो 67.5 ग्राम एल्युमिनियम दिया गया था बेसिकली वो 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.5 मोल्स और इसके ज़रिए हमने नाइट्रोजन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जो यहाँ 5 मोल्स लिखा है हमने थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए। और अब आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट करेंगे, अगर ये 2:1 का रेशो है तो ये 2.5 होगा, तो इसके कितने होने चाहिए। यकीनन हमने इसे एक्स सपोज कर लिया और फिर जिस तरह हम इस तरह करके मल्टीप्लाई करते हैं इस अंदाज से मल्टीप्लाई कर लिया आपने यूनिटी मेथड के स्टाइल से ईजीएस्ट वे में, और आपके पास जो x है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए 1.25 मोल्स। अच्छा, ये आपके पास वो मोल्स हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं जो थ्योरेटिकल हैं, लेकिन गिवन कंडीशन हमें ये कह रही है कि हमारे पास जो मोल्स हैं यानी हमारे पास ये जो आए हैं ये 1.25 मोल्स, और जबकि जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो हैं 5 मोल्स, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के 5 मोल्स हैं, सही। तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोवाइडेड है या जो गिवन है वो ज़्यादा है और जो हमारे कैलकुलेटेड हैं जो हमारे आने चाहिए थे वो कम है। तो ऐसी सूरत में हमारी ये बात डिफ़ाइन होती है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास एक्सिस में मौजूद है, सही। तो हम इसे लिखेंगे कि ये एक्सिस होगा, और जबकि जो एल्युमिनियम है वो हमारे पास यहाँ पर डिसाइड हो गया कि जो एल्युमिनियम है उसके हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट, गुड। इसमें हम बिल्कुल उसी तरह से ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम मास रिलेशन की इक्वेशंस में क्या करते हैं कि पहले हम मास दिया हुआ है, मास मालूम कर लेंगे, यानी हम इस इक्वेशन के ज़रिए थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे जो कि हम कैलकुलेशन के ज़रिए मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम दोबारा से यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन, दोबारा
रीराइट कर लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर इसी के नीचे ही वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका मास है और इसका मास है, हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है सिर्फ। सही, तब मैग्नीशियम 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, यकीनन मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास क्या होता है 24 into 2 मीन्स 48 ग्राम्स। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें पता चला कि 48 ग्राम मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा 24 + 16। यकीनन हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, और 40 × 2 मीन्स 80 ग्राम्स। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम ये बात जानते हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि अगर 48 ग्राम्स मैग्नीशियम हो तो यकीनन इससे हमें 80 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है 4 ग्राम्स हमें प्रोवाइडेड है। अब इस 4 ग्राम्स का मतलब ये हुआ कि अब हम ये मालूम करेंगे कि अगर 4 ग्राम्स है तो इससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिल सकता है। यकीनन इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं, और यकीनन हम ये बात जानते हैं कि इसका तरीका कुछ इस तरह से होता है। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसके अंदर x की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 × 80, और यकीनन जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है 48। तो आपके पास आंसर कुछ ये हो जाएगा 4 × 80 then is equals to 48। तो हमारे पास ये कुछ आंसर आ गया है 6.66 ग्राम्स। दिस मीन्स ये जो हमारे पास ग्राम्स आए हैं ये बेसिकली किस चीज़ के हैं, ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने ये मालूम करने शुरू किए थे। लेकिन ये जो हमारे पास मास आया है ये कौन सा मास है, थ्योरेटिकल यील्ड, यानी हम इसे यहाँ एक दफ़ा और मेंशन भी कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 6.66 ग्राम्स। और वेयरएज जो हमें प्रैक्टिकल यील्ड बताई गई है ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि हम पहले जानते हैं, हमें बताया गया कि 4.24 ग्राम्स प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हो जाएगा 4.24 ग्राम्स, राइट। अच्छा जी, अब हमारा काम रह गया है, यहाँ पे क्या रह गया है, परसेंटेज यील्ड मालूम करना। परसेंटेज यील्ड के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड हम बेसिकली मालूम कर रहे हैं, परसेंट प्रैक्टिकल यील्ड बेसिकली किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। कुछ आएगा 63.66%। सो तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा जो परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 63.66%। दैट इज द required answer। जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर बेसिकली ए और बी दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें से सेट ए के अंदर n जो कि बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, दैट इज 0, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज 0, मैग्नेटिक क्वांटम m इज इक्वल्स टू 0, और स्पिन क्वांटम प्लस हाफ। इसी तरह से जो सेकंड है उसमें n की वैल्यू 1 है, 0 m0, और स्पिन क्वांटम की -1। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम
ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। 0 रिप्रेजेंट करता है एस ऑर्बिटल, सही। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, मतलब इसकी कोई डिजेनरेसी नहीं है, इसका सिंगल ही ऑर्बिटल होगा। और +½ मतलब इसकी जो भी स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, इसका भी कोई इशू नहीं है। सारी प्रॉब्लम है इस n = 0 की। n = 0 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो किसी एटम में जिसका ऑर्बिट ही ना हो, मतलब n = 0 का मतलब है कि एक n = 1 होता है, मतलब k यानी पहला ऑर्बिट, जैसा कि नीचे वाले में मेंशन है। लेकिन n = 0 का मतलब है कि उसके अंदर ऑर्बिट ही नहीं है। जब ऑर्बिट ही नहीं है तो बाकी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करेंगी? तो इसके अंदर इसकी जो गलत चीज़ है, वो गलत क्वांटम नंबर इसका क्या है, n = 0, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है।